बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th सेमेस्टर, कैसे हैं आप लोग? भाई लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन किए थे, आप लोगों की असाइनमेंट्स थी, लेकिन किसी ने भी उन पे कोई रिस्पांस नहीं दिया। क्या वजह? अगर आप लोगों को वो डेफिनेशंस नहीं मिली तो मुझे बताना था ना। आप लोग इतने पैसिव क्यों हो रहे हैं बच्चे? अब एक्टिवेट कर लें खुद को। आप लोगों को पता है कि ये सेमेस्टर किन हालात में और कितनी देर से शुरू हुआ है, तो ये सेमेस्टर काफ़ी शॉर्ट होगा, इसलिए आप ये सोच के ना बैठे रहें कि एंड में हम लोग पढ़ लेंगे। हर रोज़ का लेक्चर अटेंड करें, उसके नोट्स बनाएं, उस पर डिस्कशन करें, गूगल क्लासरूम पे करें, यूट्यूब पे करें, मेरे साथ करें, आपस में करें, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर करते जाएं। ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। चलें आज देखते हैं मोनोलिथिक आईसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अच्छा, सबसे पहले इसमें मोनोलिथिक का वर्ड है जो, इसका क्या मानी हो सकता है आपके ख्याल में? अब पीछे जो क्वेश्चन मैंने किए थे उनका रिस्पांस तो आप लोगों ने दिया नहीं, तो इसका मैं खुद ही बता देती हूँ। मोनो मीन सिंगल और लिथिक कहते हैं स्टोनी को। लिथिक स्टोन को कहते हैं। लिथोग्राफिक सर्जरी का आपने सुना होगा, जो पत्थरी को तोड़ने के लिए सर्जरी की जाती है। तो पत्थर को यूँ समझें कि लिथिक इन मेनू में इस्तेमाल होता है। मोनोलिथिक यानी कि सिंगल स्टोन। अब जो आईसी हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो एक सिंगल डिस्क्रीट एलिमेंट होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फैब्रिकेटेड किए जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये मोनोलिथिक आईसी है हमारे पास। अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के लिए सर्किट कंपोनेंट्स सारे के सारे और उनके जो इंटरकनेक्शंस होते हैं वो भी सारे एक सिंगल थिन वेफर के ऊपर हम फॉर्म करते हैं। इसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप कैरी आउट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस इसका जो है, नंबर 1, पी लेयर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चर। सबसे पहले हम पी टाइप एक सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चर करते हैं। ये बेस लेयर होती है इंटीग्रेटेड सर्किट की। पी टाइप सिलिकॉन होता है इसमें, और इसका सिलिकॉन का यूज़ समझे कि हम बहुत ज़्यादा थिन वेफर लेते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं जो पी टाइप होता है। इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? 250 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है और 25 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। अब आप खुद सोच लें कि ये कितना ज़्यादा टीनी पीस होता है। तो इसको जो है मज़ीद चेक करें, इस सिलिकॉन को हम मज़ीद थिन स्लाइसेस के अंदर कट करते हैं डायमंड सा के ज़रिए, यानी कि जो हीरे की आरी जो होती है, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो है मज़बूत चीज़ वो डायमंड है। तो जो चीज़ें लोहा वगैरह काटने के लिए यूज़ होते हैं वो डायमंड सा होते हैं कि उनकी नोक पे जो है डायमंड्स लगे होते हैं। इसका हर वेफर जो होगा उसकी थिकनेस जो होगी उस 200 माइक्रोमीटर्स होगी और डायमीटर उसका 25 मिलीमीटर होगा। देखिए, हर वेफर की थिकनेस 200 माइक्रोमीटर और डायमीटर उसका 25 मिलीमीटर, यानी कि बहुत ज़्यादा टिनी हो जाएगा। इसको अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं आप। दिस थिन स्लाइसेस आर टर्म्ड वेफर्स। इनको हम वेफर्स कहते हैं। इन वेफर्स की शेप कोई भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, जिस तरह का आईसी हम चाहते हैं। तो इनके काफ़ी सारे वेफर्स जो है हम कट करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं और फिर उनको क्लीन करते हैं ताकि हम पी टाइप सबस्ट्रेट लेयर फॉर्म कर सकें। सेकंड स्टेप है आपका एन टाइप एपिटैक्सियल ग्रोथ। एपिटैक्सियल ग्रोथ प्रोसेस जो होता है, इसमें हम एक लो रेजिस्टिव एन टाइप को उसी पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर कैरी करते हैं।
मतलब ये एन टाइप लेयर जो होती है, पी टाइप लेयर जो सबस्ट्रेट हमने ली है फर्स्ट स्टेप में, उसकी टॉप के ऊपर हम डिफ्यूज़ करते हैं और फिर उसको हीट करते हैं। हीट करने से इसकी डिफ्यूजन जो होती है वो डिफ्यूजन फर्नेस के अंदर इसको हीट अप करने से ये एन टाइप लेयर जो है वो पी टाइप में अच्छी तरह से डिफ्यूज़ हो जाती है। टेम्परेचर इसका 1200 सेल्सियस होता है। अच्छा, हीटिंग के बाद जो होता है, हम एक गैस मिक्सचर जो होता है सिलिकॉन और पेंटावेलेंट एटम्स का, उसको भी लेयर के ऊपर पास करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एपिटैक्सियल लेयर जो होती है वो फॉर्म हो जाती है। पेंटावेलेंट लेयर जब हम सिलिकॉन के अंदर डॉप करते हैं तो हमारे पास एन टाइप मटेरियल ही आता है ना। तो इस एन टाइप मटेरियल को हम इस तरह से करते हैं कि पहले हाई टेम्परेचर देते हैं, फिर उसके बाद सिलिकॉन एटम्स और पेंटावेलेंट एटम्स का एक गैसियस मिक्सचर जो है इसके ऊपर पास ओवर करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत टिनी एन टाइप लेयर इसके ऊपर डिफ्यूज़ हो जाती है। तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं कि हम उनको यहाँ पे ग्रो करें, वो इसी लेयर की टॉप के ऊपर ही ग्रो किए जाते हैं। इस लेयर को पहले हमने हाई टेम्परेचर दिया, फिर इसको अब कूल डाउन करेंगे, फिर अगेन इसको पॉलिश करेंगे और क्लीन करेंगे इस एन टाइप एपिटैक्सियल लेयर को। थर्ड स्टेप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेशन लेयर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेशन लेयर हम इसके ऊपर करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जब इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था आईसीज़ का। इस लेयर को हम क्या करते हैं, कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, एन लेयर को कंटेमिनेशन से बचाने के लिए कि उसके ऊपर कोई अनविलिंग चीज़ें ना अटैच हो जाएं, इसे बचाने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंसुलेशन लेयर एक लगाते हैं। 1 माइक्रोमीटर थिन होती है ये सिर्फ, और हम एपिटैक्सियल लेयर को ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर जो है ये लगाते हैं। देखें, ये आपको फिगर में भी दिखाया गया है, सबस्ट्रेट और लेयर्स। देखिए, सबसे पहले आपके पास नीचे पी टाइप सबस्ट्रेट है जिसकी जो थिकनेस है 200 माइक्रोमीटर है, और फिर आपके पास एन टाइप एपिटैक्सियल लेयर है जिसकी थिकनेस जो है 25 माइक्रोमीटर है। फिर जो है बहुत थिन एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर लगाई गई है उस एन टाइप एपिटैक्सियल लेयर के ऊपर। ये हो गए हमारे 3 स्टेप्स। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है हमारा फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस, फोटो मीन लाइट, तो इसमें जो समझें आप कि हमने लाइट का यूज़ करना है। अच्छा, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं एन टाइप एपिटैक्सियल लेयर के अंदर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होती है इसको हम सेलेक्टेड एरियाज़ के अंदर एच कर देते हैं, यानी कि सेलेक्टेड एरियाज़ से रिमूव कर देंगे ताकि हम मज़ीद इसके ऊपर डिफ्यूजन्स कर सकें। अच्छा, इस प्रोसेस में जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर जो है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर जहाँ पे लगाई है, जहाँ से हम उसको हटाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एक फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल जो होता है जिसको फ़ोटो रेजिस्ट का नाम दिया जाता है, उसकी एक थिन लेयर के साथ इसको कोट कर देते हैं। ये ब्लैक और वाइट पैटर्न जो होते हैं उस जगह पे बन जाते हैं। फिर हमारे पास तो ब्लैक पैटर्न्स जो होते हैं वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ ओपनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे जगह खुली है, और वाइट जो होते हैं वो एरिया जो कि खाली रह गया है, फालतू रह गया है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पैटर्न जो है, ये पैटर्न जो होता है, इसको हम कम भी कर सकते हैं साइज़ में और ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि हम अपनी लेयर को अपने हालात के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल सकें। अच्छा, इसके बाद जो सारी की सारी लेयर होती है उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के सामने रखा जाता है, एक्सपोज किया जाता है,
तो इस एक्सपोजर की वजह से फोटो रेजिस्ट मटेरियल जो होता है, तो इसमें जो इसके वाइट पैटर्न्स थे जो किसी काम के नहीं थे वो पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं। तो इस पैटर्न को फिर हम रिमूव कर देते हैं और वेफर जो होता है उसको एक केमिकल के ज़रिए, जिसको हम ट्राइक्लोइथाइलीन बोलते हैं, उसके ज़रिए इसको डेवलप किया जाता है। केमिकल क्या काम करता है? केमिकल डिसॉल्व कर देता है अनपॉलीमराइज्ड पोर्शन को, फोटोरेसिस्ट फिल्म के वो पोर्शन जो पॉलीमराइज हो गए थे वो तो रह जाएंगे, लेकिन ये केमिकल जो अनपॉलीमराइज्ड पोर्शंस थे, जो यूँ समझें जो ब्लैक पैटर्न्स थे, उनको डिज़ोल्व कर लेता है और समझें हमारे पास जो है सरफेस खाली आ जाती है ताकि हम इसको मज़ीद आगे यूज़ कर सकें। तो अब जो ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो उसके साथ कवर्ड नहीं होता पॉलीमर्स के साथ, इस फोटोरेसिस्ट के साथ, तो हम उसको एचिंग सॉल्यूशन HCl जो होता है, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जो है, अब उसको हम एचिंग सॉल्यूशन HCl के साथ साफ़ करेंगे। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ये पोर्शंस जो हैं, इनको फोटोरेसिस्ट जो होता है प्रोटेक्ट कर रहा होता है और ये अनअफेक्टेड रहते हैं एसिड से। जहाँ पे फोटोरेसिस्ट मौजूद होता है वो HCl से साफ़ नहीं होते, और जहाँ पे फोटोरेसिस्ट मौजूद होता है वो जहाँ पे मौजूद होता है फोटोरेसिस्ट वो साफ़ नहीं होते HCl सॉल्यूशन से, जबकि जहाँ पे फोटोरेसिस्ट हमने पहले पोर्शन में अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए रिमूव कर दिया है, वहाँ पे ये HCl मज़ीद क्लींजिंग कर देगा। तो इस क्लींजिंग के बाद हम डिफ्यूज़ करते हैं केमिकल सॉल्वेंट्स जो हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके ज़रिए हमने साफ़ किया है। रेजिस्ट मास्क इसको रिमूव करते हैं मैकेनिकल एब्रेशन के ज़रिए। तो फिर उसके बाद हमने जो भी इम्प्योरिटी जो है वो लगानी है, यानी कि एन टाइप एपिटेक्सियल लेयर के ऊपर अब हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड हटा दी है। तो अब हम इस पर किसी भी किस्म की डिफ्यूजन कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। देखिए ये फिगर भी दिखाई गई है आपको फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस की। इसमें देखें आपके पास फोटो रेजिस्ट मटेरियल लगाया गया था, कहाँ पे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के ऊपर। तो ये फोटो रेजिस्ट मटेरियल जो है अल्ट्रावायलेट रेज के सामने एक्सपोज किया गया, तो पॉलीमराइज्ड फोटो रेजिस्ट कहीं पे आ गए हैं। तो जहाँ पे पॉलीमराइज्ड फोटो रेजिस्ट हैं वहाँ पे एचिंग नहीं हुई, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो रिमूव नहीं हुई, जबकि जहाँ पे वो नहीं थे वहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर रिमूव हो गई है, और वहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने जो डिफ्यूजन्स हमने करनी है वो करेंगे। हाँ जी, नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5 आइसोलेशन डिफ्यूजन। फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस जो है वो जब हमने कर लिया, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जो है कहीं कहीं से रिमूव कर दी हैं, तो बाकी जहाँ जहाँ पे बची हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर्स वो एक मास्क के तौर पर सर्व करेंगे, यानी कि वो जो हम एक्सेप्टेड इम्प्योरिटीज़ मज़ीद इसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो उनको नहीं आने देंगी। तो प्रॉपर टाइम एक हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, पी टाइप इम्प्योरिटी यानी कि एन टाइप एपिटेक्सियल ग्रोथ जो हमने की थी उसके ऊपर एक और पी टाइप इम्प्योरिटी देंगे कि ये इनके इस एन टाइप एपिटेक्सियल लेयर के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। तो इस प्रोसेस के ज़रिए पी टाइप इम्प्योरिटी जो होगी वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ओपनिंग्स तक पहुंच जाएगी, ट्रैवल कर जाएगी, और द एन टाइप लेयर जो होगी वो पी टाइप सबस्ट्रेट तक रीच कर जाएगी। इस आइसोलेशन जंक्शंस जो होते हैं वो आइसोलेट करने के लिए यूज़ होते हैं कौन से कंपोनेंट्स को जो हम फैब्रिकेट करना चाह रहे हैं। हम अपना यहाँ पे रेजिस्टर बनाना चाह रहे हैं, हम कैपेसिटर बनाना चाह रहे हैं, हम डायोड बनाना चाह रहे हैं,
इनमें से किसी भी किस्म का कंपोनेंट हम आईसी के अंदर फैब्रिकेट कर सकते हैं। अच्छा, इस आइसोलेशन डिफ्यूजन के अंदर जो है एन टाइप रीजन बनता है, इसको आइसोलेशन आइलैंड कहते हैं। इस आइसोलेशन आइलैंड को हम मज़ीद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये है फिगर आपकी मोनोलिथिक आइसोलेशन डिफ्यूजन। इसमें देखें हमारे पास क्या है, एन टाइप मटेरियल हैं जो पी सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो किए गए हैं और फिर उनके बीच में हमने कहा था पी टाइप हम इस तरह से ग्रो करेंगे कि वो एन टाइप के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो ये एन टाइप के अंदर पेनिट्रेट किए हुए पी प्लस जो शो हो रहे हैं। हमारे पास बॉटम जो होगी इसकी NPN ट्रांजिस्टर के तौर पे ये सारा वर्क करेगा, यानी कि हमारे पास इसकी जो बॉटम होगी वो क्या करेगी, ये कलेक्टर बना रही है NPN ट्रांजिस्टर का, और साइड वाइज जो P है वो बेस होगी P, और जो साइड वाल होगी वो हमारे पास इसका एमिटर बना देगी। पी टाइप सबस्ट्रेट को हम हमेशा नेगेटिव रखते हैं आइसोलेशन आइलैंड के थ्रू, और रिवर्स बायस जो होता है PN जंक्शन पे प्रोवाइड होता है। ये आइसोलेशन जो है ये डिसअपेयर हो जाएगी अगर PN जंक्शंस फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं तो। अच्छा, कैपेसिटर किस तरह से प्रोड्यूस होगा। दो एडजॉइनिंग आइसोलेशन आइलैंड्स जो हैं वो पी टाइप सबस्ट्रेट के साथ जो कनेक्टेड हुए हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर हमारे पास कैपेसिटर बना देंगे। ये पैरासाइटिक कैपेसिटेंस इसकी शो करेंगे जो कि आईसी की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेगी। दो तरह के कैपेसिटर हमारे पास होंगे, यानी कि इनकी कैपेसिटेंस जो है दो तरह में डिवाइड होगी। एक C1 में शो हो रही है और दूसरी जो होती है एन टाइप बॉटम रीजन की वो C2 में शो हो रही है, जो साइड वाल्स बनाते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पे एक ही तरह की डिफ्यूजन लेयर्स जो होंगी वो मुख्तलिफ़ तरह के काम सर अंजाम देंगी। वो एज अ ट्रांजिस्टर भी एक्ट करेंगी, एट द सेम टाइम वो एज अ कैपेसिटर भी एक्ट कर रही हैं। अच्छा, नंबर 6 पे हमने बेस डिफ्यूज़ करनी है। बेस डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो आपको दिखाया गया है, ये फिगर है आपकी। इसमें हमने अगेन एन टाइप के अंदर एक पी टाइप मटेरियल जो है उसको फॉर्म करना है, तो ये हमारी बेस डिफ्यूज़ हो जाएगी। देखते हैं किस तरह का प्रोसेस है ये बेस डिफ्यूजन का।